प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में शब्द शक्ति का चैप्टर चल रहा था और शब्द शक्ति के अंतर्गत हमने अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले शब्द शक्ति हमने पढ़ी थी, जैसे हमने शब्द शक्ति के 3 प्रकार किए थे, जिसमें पहला प्रकार लिया हमने अभिधा शब्द शक्ति का। अभिधा शब्द शक्ति में हमने क्या पढ़ा था? अभिधा शब्द शक्ति की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी? अभिधा शब्द शक्ति, और इसकी परिभाषा हमने ये पढ़ी थी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जब साधारण, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जब साधारण का मतलब होता है साधारण या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यही पढ़ा था ना हमने, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जो साधारण अर्थ प्रकट होता है, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसके उदाहरण हमने पढ़ लिए थे। जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूं। अब इस वाक्य में देखो, किसी भी शब्द का कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं है तो मैं एक सर्वनाम शब्द है, और इसमें जो वक्ता होता है, बोलने वाला, जो खुद के लिए प्रयोग करता है, तो यहाँ मैं कौन सी रूप में प्रयोग हो रहा है? राजस्थान है, एक राज्य का नाम है, तो वही हम समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। का है, ये संबंध कारक का चिन्ह है, निवासी यानी रहने वाला है, और ये है जो एक सहायक क्रिया है। तो सभी शब्दों का अर्थ जो है, जो साधारण ही प्रकट हो रहा है, किसी अन्य अर्थ को लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, या दिमाग को एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो ये जो वाक्य है, ये किस में आएगा? ये अभिधा शब्द शक्ति में आएगा। अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति को हम और ज्यादा अच्छे से समझेंगे शब्द शक्ति का, जब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो, ये देखिए, ये वाक्य जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो, तथा किसी रूढ़ि या प्रयोजन, रूढ़ि का अर्थ होता है परंपरा, रूढ़ि या प्रयोजन, और प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। तो किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, के आधार पर अर्थ प्रकट होता है या ग्रहण किया जाता है। अर्थ प्रकट होता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो देखिए, हम इन दोनों शब्द शक्तियों को एक साथ ही समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। शब्द शक्ति कहते हैं। कल हम पढ़ रहे थे, और उदाहरण ये हमने लिखा था कल। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, अब दोनों शब्द शक्तियों को एक साथ ही समझेंगे हम, क्योंकि साथ ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कल हम पढ़ रहे थे
कि हमारा धार्मिक पशु गाय है, हमारा धार्मिक पशु गाय है, ये लो। और दूसरा वाक्य लिखा था कि ममता तो बेचारी गाय है, एक वाक्य हमने ये लिखा था, ममता तो बेचारी गाय है। अब देखिए ये गाय शब्द दोनों वाक्य में आया है, और इन शब्दों के अतिरिक्त जो शब्द हैं वे शब्द तो दोनों ही वाक्य में अपना सामान्य या लोक प्रचलित अर्थ ही प्रकट कर रहे हैं। वे पशु का अर्थ वही ले रहे हैं जो सारी दुनिया में पशु जिसे कहते हैं धार्मिक या धर्म से संबंधित होता है, इसका लोक प्रचलित अर्थ यही है। और हमारा शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, ममता एक संज्ञा है, ये तो है जो एक संयोजक शब्द है, और ये बेचारी शब्द है ये इसका मतलब इसके साथ काम में लिया गया है। तो यहाँ गाय शब्द है, यहाँ अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। तो शब्द शक्ति यहाँ है, शब्द शक्ति गाय शब्द में है। अब कैसे देखो, कल हम पढ़ रहे थे कि हमारा धार्मिक पशु गाय है, तो इस वाक्य में गाय का अर्थ क्या निकला, गाय का अर्थ निकला लोक प्रचलित। लोक का मतलब लोक यानी दुनिया, संसार में जो प्रचलित है जो अर्थ, यानी जो शब्द जिस अर्थ के लिए प्रचलित है, तो गाय है जो एक पशु के लिए प्रचलित है, जो एक पालतू पशु होता है घरों में जिसको पाला जाता है ना, गाय दूध देती है हमें, तो उस पशु का यहाँ अर्थ लिया जा रहा है, उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। लेकिन ममता तो बेचारी गाय है, तो यहाँ गाय शब्द का अर्थ जो लोक में प्रचलित है एक पशु के लिए, वह अर्थ यहाँ नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ममता है ये शब्द आया है किसी लड़की के नाम के लिए, किसी लड़की के नाम के लिए स्त्रीलिंग शब्द है ये, है ना, लड़की के नाम के लिए ममता आया है। और गाय शब्द का लोक प्रचलित अर्थ तो पशु होता है, दुनिया में गाय है जो एक पशु के रूप में जाना जाता है, और ममता है एक लड़की है, तो लड़की गाय नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखो क्या बात आई। अब यहाँ पर ये चीज समझने की है कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कि बाकी में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो, तो देखो गाय का साधारण या लोक प्रचलित अर्थ क्या है, एक पशु, और ममता एक लड़की है, लड़की को गाय बताया जा रहा है। क्या सच में ममता गाय बन गई है? गाय घास खाती है, गाय के 4 पैर होते हैं, तो ममता क्या घास खाने लग गई? क्या उसके 4 पैर हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ममता गाय नहीं हो सकती, ये हमारी मस्तिष्क काम करेगा। ये मस्तिष्क हमारा ये कहेगा कि ममता तो लड़की है, पशु गाय शब्द है जो एक पशु के रूप में लोक में प्रचलित है, तो ये तो हम कतई नहीं मान सकते कि ममता पशु बन गई है, नहीं। तो हम इसका एक अन्य अर्थ लेंगे। तो देखो परिभाषा क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो, तो यहाँ साधारण अर्थ में बाधा हो गई, क्योंकि साधारण गाय का पशु होता है, और ममता को हम पशु नहीं बना सकते। ममता लड़की है, लड़की पशु नहीं बन सकती है, तो साधारण अर्थ में क्या हो गई? बाधा हो गई। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो तथा किसी रूढ़ी यानी क्या होता है? परंपरा या किसी प्रयोजन। तो देखो रूढ़ी यानी परंपरा, और परंपरा का मतलब होता है जो पहले से चलता आया है। तो क्या तो रूढ़ी के आधार पर अर्थ लिया जाता है उस शब्द का, या किसी प्रयोजन के आधार पर। तो अब यहाँ पर गाय शब्द का जो अर्थ लिया जा रहा है, तो लोक प्रचलित या सामान्य अर्थ तो लिया नहीं जा रहा इस वाक्य में, नीचे वाले वाक्य में। इसमें लोक प्रचलित या सामान्य अर्थ तो लिया नहीं जा रहा, क्योंकि लोक में प्रचलित गाय का पशु है, तो पशु यहाँ लिया नहीं जा रहा। और रूढ़ी की भाई साधारण अर्थ में तो बाधा हो गई, क्योंकि लड़की ममता है, ममता गाय नहीं बन सकती, क्योंकि गाय का पशु के रूप में है, ठीक है, साधारण अर्थ में बाधा हो गई यहाँ। लेकिन किसी रूढ़ी यानी परंपरा के आधार पर अर्थ लिया जाए, तो परंपरा है नहीं, लड़की को गाय बताने की कोई रूढ़ी है नहीं, परंपरा तो नहीं है लड़की को गाय बताने की, तो यह किसी प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। प्रयोजन यानी होता है उद्देश्य, यानी कहने वाले का एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य यह है कि ममता के स्वभाव को वह सीधा और सरल बताना चाहता है, तब उसको गाय के समान बताया जा रहा है। अर्थात गाय एक पशु होता है जो सीधेपन और भोलेपन के रूप में जाना जाता है, उतना भैंस को नहीं जाना जाता, ये सब हम जानते हैं। भैंस है जो पशु प्रवृत्ति में आने वाला पशु है, और उसमें राक्षस प्रवृत्ति में आने वाला पशु है, और गाय है जो देवता प्रवृत्ति में आने वाला पशु है ना। तो गाय को हम सीधा सरल पशु मानते हैं, तो ममता को सीधी और सरल लड़की बताना उद्देश्य होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये वाक्य है, ये लक्षणा शब्द के अंतर्गत आएगा। और लक्षणा में भी अगर ये पूछा जाए कि कौन सी लक्षणा है, तो फिर हम इसमें ये बताएंगे कि प्रयोजन वर्ती लक्षणा है। ये इसके जो भेद है ना लक्षणा के, ये अभी हम पढ़ेंगे कि लक्षणा शब्द कितने प्रकार की होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब तो बस केवल हमें यही समझना है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द का जब साधारण अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो। देखो और उदाहरण है हमारे पास, और उदाहरण है लक्षणा शब्द की। साधारण अर्थ में बाधा हो, किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जब अर्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे अब मैं दोनों के उदाहरण लिखता हूं, है ना। आभूषण, आभूषण के चक्कर में, आभूषण के चक्कर में चोर महिलाओं के, आभूषण के चक्कर में चोर महिलाओं के कान काट लेते हैं, कान काट लेते हैं। अब देखो, और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं कि आजकल, आजकल छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कान काटते हैं। अब देखिए, आभूषण के चक्कर में चोर महिलाओं के कान काट लेते हैं। ये वाक्य जो है, इसमें अभिधा शब्द आएगी। ये वाक्य अभिधा शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। कैसे? क्योंकि महिलाएं आभूषण पहनती हैं कानों में, तो कानों में झुमके वगैरह क्या क्या आभूषण होते हैं सोने चांदी के, तो उनके चक्कर में कई बार चोर होते हैं जो महिलाओं के कान काट लेते हैं। कई बार ऐसी खबरें हम अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, टेलीविजन पर भी सुनते हैं कई बार कि डकैत होते हैं, नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती महिला के कान का आभूषण तोड़ा, उससे महिला का जो कान है वो भी घायल हो गया, है ना, खून बहने लग गया, कट गया कान भी, ऐसी खबरें आती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि आभूषण के चक्कर में चोर महिलाओं के कान काट लेते हैं। तो कान क्या है? शरीर का एक अंग है। और काटना किसे कहते हैं? उसको काटना, जब उसको काटते हैं खून निकलता है, घाव हो जाता है। तो यहाँ वही हम अर्थ ले रहे हैं, यहाँ वही अर्थ ले रहे हैं। इस वाक्य का अर्थ वही प्रकट हो रहा है कि भाई चोर होते हैं, डकैत होते हैं जो महिलाओं के कान के आभूषण तोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, और उस तोड़ने निकालने के चक्कर में कई बार वो इतने जोर से, इतने निर्दयी होकर के उस आभूषण को खींच लेते हैं कि उससे महिला का कान है वो भी कट जाता है, छिल जाता है। ठीक है, अब यही अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। कान काटना यानी काटा जाता है, तो कान खिंचता है आभूषण के साथ, तो घायल हो जाता है कान, वही अर्थ दिया। अब इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में विधा शब्द नहीं है, इसमें लक्षणा है। मैं कहूंगा इसमें लक्षणा शब्द है। इसमें लक्षणा कैसे? देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे कान काटते हैं, तो भाई छोटे छोटे बच्चे कान काटते हैं, इसका मतलब तो देखो अभिधा के अनुसार तो साधारण तो ये हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कैंची लेकर के गाँव में घूमते हैं घर घर और लोगों के कान काटते फिरते हैं। तो ये बात नहीं हमारे गले नहीं उतरेगी, हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किसी बच्चे को ऐसे हाथ में कैंची लिए कान काटते हुए घूमते हुए नहीं देखा, और ऐसी नहीं कोई खबर आई कि बच्चे लोगों के कान काटते हैं, नहीं। तो इसमें यह लक्षणा के अंतर्गत कैसे आएगा कि इसका अर्थ इस प्रकार से ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा की परिभाषा क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की जब साधारण अर्थ में बाधा हो, तो साधारण अर्थ में बाधा हो गई, साधारण अर्थ में बाधा ये हो गई कि बच्चे कान नहीं काटते। साधारण अर्थ तो यह है कि वे कैंची रखते हैं और कान काटते घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं बच्चे, कहाँ देखते हैं हम, कहाँ ऐसी खबर आई कि भाई बच्चे ने किसी का कान काट दिया कैंची से? तो ये मतलब बात है, ये स्वीकार नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि वाक्य में शब्द के साथ साधारण अर्थ में बाधा होता है। साधारण अर्थ में बाधा हो रही है, साधारण अर्थ में बाधा यही हो रही है कि हमने नहीं देखा बच्चों को कैंची लिए घूमते कान काटते, है ना। तो साधारण अर्थ में बाधा किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो हाँ यहाँ पर अर्थ दिया जा रहा है रूढ़ि के आधार। रूढ़ि क्या है? परंपरा। और परंपरा क्या है? कान काटना एक मुहावरा होता है, कान काटना एक मुहावरा है।
इस वाक्य का अर्थ हम ये लेंगे कि आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत चालाक, तो ये वाक्य जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। और देखिए उदाहरण, क्योंकि ये शब्द शक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें जितने ज्यादा उदाहरण लिए जाएंगे उतना ही हमारे समझ में ज्यादा है। जैसे कल हम और उदाहरण हमने लिखा था कि जंगल का राजा शेर है, जंगल का राजा शेर है, ठीक है। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरा मित्र तो शेर है। अब इन दोनों वाक्य में दो शब्द शक्तियां हैं। इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति ऊपर वाले वाक्य में, और नीचे वाले वाक्य में लक्षणा है। कैसे हम इसको स्पष्ट करते हैं? तो दोनों में अभिधा और लक्षणा कैसे? इसमें अभिधा यह है कि अभिधा की परिभाषा क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का जब साधारण अर्थ प्रकट हो, तो यहाँ साधारण अर्थ प्रकट हो रहा है। जंगल जिस अर्थ के लिए शब्द है, वन जंगल वही अर्थ इसका प्रकट हो रहा है। का है, राजा है, शेर है, तो शेर है तो शेर का भी लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या है? एक पशु होता है जो जंगल का राजा कहलाता है, जो जंगल में रहता है, जो सबसे साहसी और पराक्रमी होता है। तो उसी जानवर का यहाँ अर्थ लिया जा रहा है, उसी पशु का अर्थ लिया जा रहा है ना? लेकिन यहाँ मेरा मित्र तो शेर है। अब देखो शेर का लोक प्रसिद्ध अर्थ क्या है? शेर तो एक विल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, और बोलने वाला इंसान है, इंसान का मित्र है, वो इंसान है। अब यहाँ पर उसको शेर बताया जा रहा है, तो साधारण अर्थ में बाधा होगी ना, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की जो साधारण अर्थ में बाधा हो, क्योंकि बोलने वाले का मित्र है, वह इंसान है, और उस इंसान को वो क्या बता रहा है? जैसे मान लो अपना नाम लेते और ज्यादा स्पष्ट करेंगे, मेरा मित्र रमेश तो शेर है। ये देखो वाक्य, मेरा मित्र रमेश तो शेर है। अब रमेश तो आदमी है और शेर जानवर है, तो यह आदमी जानवर कैसे हो गया? ये कैसे हो गया आदमी जानवर? तो यहां पर क्या हुआ? ये बात हमारे गले नहीं उतरेगी कि रमेश तो आदमी है, उसको क्या बताया जा रहा है कि शेर है। मेरा मित्र रमेश तो शेर है, तो रमेश तो एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरा मित्र रमेश, अर्थात रमेश आदमी का नाम है और वह तो शेर है। एक तरफ उसको बताया जा रहा जानवर, तो बताओ आदमी जानवर कैसे हो सकता है? तो ये बात हमारे गले नहीं उतरेगी। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की जो साधारण अर्थ में बाधा हो, तो यहाँ साधारण अर्थ में बाधा हो गई कि रमेश आदमी का नाम है और शेर जानवर होता है। शेर का लोक प्रसिद्ध जानवर के रूप में है, आदमी जानवर हो नहीं सकता। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की जो साधारण अर्थ में बाधा हो तथा किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो यहाँ देखो रमेश को शेर बताने की रूढ़ि तो है नहीं, परंपरा तो है नहीं, प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन यानी उद्देश्य के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ उद्देश्य के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, प्रयोजन के आधार पर। प्रयोजन का मतलब यह है, उसका उद्देश्य यह है कि वह रमेश को साहसी पराक्रमी बताना चाह रहा है। अगर रमेश को मूर्ख बताना चाहता तो क्या बताता कि मेरा मित्र रमेश तो गधा है। अब यहां भी वही बात आ गई, मूर्ख बताना, अगर उसका उद्देश्य मूर्ख बताने का होता तो गधे से उसको उपमित करता, लेकिन साहसी पराक्रमी बताना चाहता है तब उसको किसे उपमित किया? शेर से। तो यहाँ गधा अगर शब्द लिख देंगे तो भी लक्षणाएं सब शक्ति आएगी, क्योंकि उद्देश्य उसका रमेश है, रमेश इंसान है, इंसान गधा नहीं हो सकता। अर्थात गधे जैसी मूर्खता के कारण उसको क्या बताया जा रहा है? गधा बताया जा रहा है। तो और शेर बताएं तो भी वही बात है दोनों ही स्थितियों में लक्षणा सब शक्ति। और देखो जैसे दो बंधुओं ने सारी बस लूट ली। अब इस वाक्य में कौन सब सकते हैं? इस वाक्य में अभिधा नहीं आएगी। अभिधा क्यों नहीं आएगी? कि अभिधा में क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो साधारण अर्थ में क्या है? दो बंधुओं को, जब दो बंधुओं का हथियार है, ठीक है, और हथियार निर्जीव पदार्थ होता है, तो वो बस वो कैसे लूट सकते हैं? और लूट करके करेंगे क्या बंदूक की? तो बंदूक तो हथियार है और हथियार निर्जीव पदार्थ में आता है, और वे बस लूट कर करेंगे क्या? उनको सोना चांदी किस में चाहिए?
तो अभिधा शब्द नहीं आएगी, क्योंकि बंदूक बस वो नहीं लौट सकती, बंदूक निर्जीव होती है, वो सजीव नहीं होती, वो क्रियाकलाप नहीं कर सकती। तो ये बात है ना, ये अभिधा के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि साधारण अर्थ नहीं लिया जा रहा। साधारण अर्थ में क्या होता है, अब साधारण अर्थ तो यही है कि भाई बंदूक है, उन्होंने बस लूटी, तो बंदूक का हथियार निर्जीव है, निर्जीव कैसे क्या कर सकते हैं, निर्जीव होता है वो तो कर्म ही नहीं होता, वो कर्म कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वाकई में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो तो साधारण अर्थ में बाधा हो गई, बाधा हो गई, बंदूक के पास नहीं हो सकते क्योंकि बंदूक निर्जीव होती है, बाधा हो गई। किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो रूढ़ि तो है नहीं, परंपरा तो है नहीं, ऐसा कहने की परंपरा तो है नहीं, प्रयोजन के आधार पर, तो प्रयोजन है भैया, उद्देश्य है। दो बंदूक नहीं लूट सकती, अर्थात बंदूकधारियों ने सारी वस्तु लूट ली। अब इसका अर्थ ये ग्रहण करें, बंदूक से मतलब बंदूकधारियों से है, ठीक है। तो ये वाक्य जो है वो किसमें आएगा, लक्षण शक्ति में। और देख जैसे भारत बैटिंग कर रहा है, भारत बैटिंग कर रहा है, ये लो भारत बैटिंग कर रहा है। अब ये वाक्य आप बताओ, ये कौन सी सब शक्ति के अंतर्गत आएगा, भारत बैटिंग कर रहा है। अब ये सोच रहे होंगे कि इस कोरोना में भारत कहां बैटिंग करेगा, ये हालत खराब हो रही है। ये अपने केवल उदाहरण दे रहे हैं, सच में भारत बैटिंग नहीं कर रहा है, केवल उदाहरण के लिए है, भारत बैटिंग कर रहा है। ये वाक्य देखिए, ये वाक्य अभिधा में आएगा या लक्षणा में। अब मेरे को पता है आप आनंद फानंद में यही कहोगे कि अभिधा में ही आएगा, क्योंकि साधारण अर्थ प्रकट कर रहा है कि भारत है, जैसे मैच हो रहा है और मैच के दौरान वह बल्लेबाजी कर रहा है। अब ये सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, अभिधा में नहीं आएगा। अभिधा में क्यों नहीं आएगा कि अब देखिए भारत एक देश है और देश पूरा थोड़ी बैटिंग कर रहा है। भैया आप बताओ, भारत एक देश का नाम है, तो क्या पूरा भारत देश ही बैटिंग कर रहा है? भारत एक देश का नाम है, कोई यहां गया भारत बैटिंग कर रहा है, तो भारत में तो 130 करोड़ आबादी है, तो 130 करोड़ लोग सारे बैटिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, केवल भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के बारे में है कि मैच के दौरान वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो देखो यहां पर अभिधा नहीं आएगी, क्योंकि अभिधा में क्या हुआ कि भाई भारत एक देश का नाम, पूरे देश की जनता अगर बैटिंग करती हो ना, वो फिर बोले कि भारत बैटिंग कर रहा है, तब ये अभिधा में आ जाएगा। लेकिन ये बात, ये इसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि पूरा भारत देश की जनता एक साथ बैटिंग नहीं कर सकती, नहीं कर रही है। साधारण में बाधा आ गई। लक्षणा शब्द की परिभाषा क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जब साधारण अर्थ में बाधा हो तो बाधा आ गई। किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो देखो हम यहीं रुक गए, क्योंकि ऐसी परंपरा है, रूढ़ि है। क्या परंपरा है कि भारत देश की 11 खिलाड़ियों की टीम हारती है, जीतती है, बल्लेबाजी करती है, फील्डिंग करती है, तो देश का ही नाम लिया जाता है पूरे का, नहीं कि केवल क्रिकेट टीम का नाम लिया जाता है। ऐसी एक रूढ़ि बढ़ गई। जैसे इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, तो इंग्लैंड तो एक देश का नाम है, क्या पूरे देश की पराजय हो गई? पराजय तो केवल क्रिकेट टीम की बात चल रही है ना। लेकिन ये परंपरा है कि टीम के लिए देश का नाम संबोधित किया जाता है। जैसे भारत ने पाकिस्तान 6 विकेट से हराया, तो भारत ने पाकिस्तान को, तो क्या पूरा भारत और पूरा पाकिस्तानी मैच खेल रहे थे क्या? भाई पाकिस्तान से मतलब तो पूरे पाकिस्तान देश की जनता हो गई, भारत से मतलब पूरे भारत देश की जनता हो गई, तो पूरे भारत देश की जनता ने पूरे पाकिस्तान की देश की जनता को क्रिकेट में 6 विकेट से हराया। इसका साधारण तो यही हुआ, लेकिन नहीं, ऐसी रूढ़ि है कि किसी भी देश की क्रिकेट टीम के लिए उस देश का नाम ही लिया जाता है, नहीं कि केवल 11 खिलाड़ियों का केवल उस टीम का नाम लिया जाता है। केवल ऐसा नहीं कहा जाता है कि भारत की क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। ऐसी परंपरा है, पूरे देश का ही नाम आता है कि भारत बैटिंग कर रहा है, तो ये परंपरा है, ये रूढ़ि होगी, तो ये आएगा लक्षणा शब्द। और देखो
उदाहरण दूंगा मैं। आप सोच रहे होंगे कि आगे नहीं बढ़ रहे, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। आगे कैसे बढ़ूंगा? जब तक ये बात अच्छी तरह से मन मस्तिष्क में नहीं बैठ जाती तब तक मैं उदाहरण देता रहूंगा। जैसे एक लापरवाह लड़का है, लापरवाह बेटे को उसके पिता कह रहे हैं कि बेटा कितना प्यारा नाम है, शादी हो गई आपकी, शादी हो गई, अब तो पैरों पर खड़े हो जाओ, अब तो पैरों पर खड़े हो जाओ। ये लो, ये आ गया उदाहरण। एक लापरवाह बेटे को उसके पिता ने कहा कि बेटा शादी हो गई, अब तो पैरों पर खड़े हो जाओ। अब पैरों पे खड़े होने का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामान्य लोक प्रचलित अर्थ क्या है? सामान्य लोक प्रचलित अर्थ तो यही है कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जैसे मैं खड़ा हूं अपने पैरों पे फिलहाल, साधारण तो यही है। तो अब उसकी शादी हो गई तो मान लो कम से कम 20 साल का होगा, तो क्या अभी तक वो पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ? क्या अभी तक वो पेट के बल ही चल रहा है या घुटनों के बल ही चलता है? क्या भाई एक पिता 20 साल के बेटे को, शादीशुदा बेटे को ये कह रहा है कि बेटा शादी हो गई, अब तो पैरों पे खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब अब तक तो क्या वो पड़ा ही रहता था क्या? या पेट के बल चलता था क्या? या घुटनों के बल छोटे बच्चे चलते हैं जैसे, ऐसे चलता था? ये है क्या इसका अर्थ? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हम अर्थ ग्रहण कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते ना। ये करने के अर्थ कि हो सकता है कि भाई उसका बेटा है जो पहले क्या पता विकलांग होगा, क्या पता पोलियोग्रस्त होगा, या क्या पता उसने चलना नहीं सीखा होगा तो वो पैरों से वैसे चलता होगा या लेटा ही रहता होगा, इसलिए उसका पिता कह रहा है कि पैरों पे खड़ा हो जाए। तो शादी से पैरों पर खड़े होने का क्या तात्पर्य है? जब 20 साल पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, अभी पड़ा काम चला लेगा, क्या दिक्कत है? तो साधारण अर्थ में बाधा हो गई, क्योंकि पैरों पे खड़ा हो जा इसका मतलब पैरों से तो चल ही रहा होगा, 20 साल का हो गया, दौड़ रहा होगा अब तक तो यहां क्या तात्पर्य है? यहां तात्पर्य यह है कि उस बेटे की लापरवाही को देख करके, लापरवाह है वह अपने पिता की कमाई पर निर्भर है, तब उसका पिता उसको समझा रहा है कि बेटे शादी हो गई, अब तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अर्थात आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अब तो शादी हो गई, मेरे कमाए हुए धन से कितने दिन काम चलेगा, अब तो आपको कमाना चाहिए। तो यहां पैरों पर खड़े हो जाओ ये मुहावरा है, पैरों पे खड़ा होना, और पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या है? आत्मनिर्भर। पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का क्या है? आत्मनिर्भर होना। तो यहां पर ये तात्पर्य कि आत्मनिर्भर हो जाओ, नहीं तो 20 साल का हो गया तो पैरों पे तो खड़ा ही था। तो देखो क्या है वाक्य में प्रयुक्त शब्द की जब साधारण अर्थ में बाधा, तो साधारण अर्थ में बाधा हो गई भाई, पैरों में तो खड़ा ही रहो किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर। तो देखो यहां पर रूढ़ी है कि यह मुहावरा है ना, और मैं आपको तथ्य वाली बात कर दूं, किसी भी वाक्य में अगर मुहावरे आ जाते हैं ना, ये लोकोक्ति आ जाती है, तो वे लक्षणात्मक शक्ति के अंतर्गत है। मुहावरे और लोकोक्तियां अगर किसी भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाती हैं तो वे लक्षणात्मक शक्ति के अंतर्गत ही आएंगी, है ना? तो ये ध्यान रखने की बात है कि ज्ञान लक्षणात्मक शक्ति क्यों? क्योंकि मुहावरे में लोकोक्ति क्या है? परंपरा से अर्थ, परंपरा से है उसका फिक्स है, निर्धारित है परंपरा से, तो ये लक्षणात्मक शक्ति के अंतर्गत आएगा। और उदाहरण दो, ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ? मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है आपने कुछ बोला नहीं, तो मैं समझता हूं कि क्लियर नहीं हुआ। तो और उदाहरण, अध्यापक के कक्षा से बाहर होते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अध्यापक के कक्षा से बाहर होते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया।
बताओ आप कौन सब शक्ति है दोनों में से? बताओ। सिर पर उठा दिया, कौन सब शक्ति है? अरे भैया, अध्यापक की कक्षा से बाहर होते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, तो इसका हम साधारण अर्थ थोड़ी लेंगे। बाकी मतलब शब्दों का जब साधारण या लोक प्रचलित अर्थ हो, तो यह लोक प्रचलित अर्थ थोड़ी प्रकट हो रहा है। लोक प्रचलित अर्थ तो यह है कि भैया अध्यापक के कक्षा से बाहर निकला और आसमान जैसे अपने आसमान है जैसे कोई वस्तु है और उसको उठा लिया बच्चों ने सिर पे, जैसे अपने गोबर की बराबर उठाते हैं। उठाया, जैसे कक्षा से बाहर गया अध्यापक और बच्चों ने आसमान को पकड़ा हाथों से और सिर पे उठा लिया। यह है सामान्य अर्थ। तो ये अर्थ हम ये मतलब मान लें क्या? ये मान लें। अरे भैया, आसमान तो अनंत है और वो तो ऊपर है, उसको कौन सिर पर उठा सकता है? कोई गोबर की बरात थोड़ी है कि कोई उठाया, हाथ से पकड़ा उठा लिया सिर। तो क्या हुआ? वाक्य में प्रयुक्त शब्द की जब साधारण अर्थ में बाधा हो तो बाधा हो गई, क्योंकि आसमान सिर पर उठाने की चीज नहीं है, ये चीज हमारे गले नहीं उतरती है। आसमान को कौन कैसे सिर पर उठा सकता है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द की जब साधारण अर्थ में बाधा हो गई किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, तो यही ब्रेक लग गया, यही लग गया। रूढ़ि है, परंपरा है। परंपरा क्या है? आसमान सिर पर उठाना मुहावरा है, और मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ज्यादा शोर मचाना। अर्थात जैसे ही अध्यापक बाहर निकले कक्षा से और बच्चों ने बहुत शोर मचा दिया। और मैंने अभी क्या बताया कि मुहावरे, लोकोक्तियां, लक्षणा सब शक्ति के अंतर्गत आती हैं। अब आप ये कहोगे कि क्यों? इसलिए क्योंकि उनका अर्थ परंपरा से निश्चित है। परंपरा का मतलब जो प्राचीन समय से पहले से चलता आया है। तो आसमान सिर पर उठाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ परंपरा से सुनिश्चित है, सुनिर्धारित है। क्या? शोर मचा। तो ये किस में आएगा? लक्षणा सब शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक उदाहरण देखो, जैसे कश्मीर रक्त में डूब गया। कश्मीर रक्त में डूब गया। ठीक है, एक बात, एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। बाजार में लाठियां चल रही हैं। दो उदाहरण, एक उदाहरण और लिख लेते हैं। कभी कभी भी आ जाना हमारे घरे सड़कें पर ही है। कभी भी आ जाना हमारे घर सड़क पर ही है। ये दो। अब तीनों उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, कश्मीर रक्त में डूब गया। तो कश्मीर एक राज्य है, रक्त में डूब गया। जैसे भाई बच्चा पानी में डूब गया, तो डूबने का मतलब तो क्या है कि उस चीज के नीचे चला गया। डूबना तो यही तो है लोक प्रचलित। लोक प्रचलित साधारण तो यही है भाई, डूबना। जैसे मान लो पानी बहुत ज्यादा आ जाए, भाई बाढ़ आ गई, भाई पूरा नगर डूब गया, पानी में डूब गया, है ना। तो डूबने का मतलब पानी ऊपर आ गया और जो घर मकान लोग थे, बाजार दुकानें थी, खेत खलिहान थे, वो सब पानी के नीचे हो गए और पानी ऊपर आ गए, मतलब यही है। और इस वाक्य में यही अर्थ ले क्या, कश्मीर रक्त में डूब गया, इसका मतलब तो फिर क्या वहां रक्त की बाढ़ आई थी कि भाई कश्मीर के बाजार दुकान स्कूल विद्यालय बाग बगीचे खेत खलिहान लोग बाग पेड़ पौधे सब रक्त में डूब गए। ये माने क्या हम कि भाई वहां रक्त की बाढ़ आई होगी, क्या पता बारिश हुई होगी, बहुत तेज बादल फट गया होगा,
इतना रक्त पड़ा कि डूब गया भाई पूरा ही, ये अर्थ ले क्या? ये अर्थ हमारे गले नहीं उतरता है, ये स्वीकार नहीं होता है। साधारण तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो माना है कि इतना रक्त कहां से आएगा कि कश्मीर पूरा राज्य ही, उसके कस्बे, शहर, गांव, ढाणी सब रक्त में डूब गए, इतना खून कहां से आएगा? तो इसका साधारण अर्थ में बाधा हो गई, क्योंकि रक्त में सच में नहीं डूबा। सच में थोड़ी कोई बाढ़ थोड़ी आती है भाई, बारिश में तो चलो बाढ़ आती है, पानी इतना ज्यादा हो जाता है? तो भाई मान लो कोई भी राज्य है, कोई भी शहर है तो डूब जाता है पानी में, तो पानी की बात आती तो बात आ जाती सही समझ में, तो फिर साधारण हो जाता। लेकिन रक्त इतना कहां से आएगा कि डूब गया? इसका मतलब यह है कि साधारण में बाधा आ गई। ठीक, अब रूढ़ि है नहीं भी रक्त में डूबना, ऐसा कुछ है नहीं। इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है, इसमें साधारण में बाधा हो गई, किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर जब अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो रक्षा शक्ति होती है, तो रूढ़ि तो है नहीं भाई ऐसा कुछ बोलने की। उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ है, खून खराबा हुआ है, मार काट हुई है, इतनी ज्यादा मार काट हुई है, बहुत मरे हैं। इसलिए किसी भी पत्रकार ने कह दिया कि कश्मीर रक्त में डूब गया, तो वहां खून खराबा हुआ ना, लड़ाई दंगे हुए, हो सकता है वहां सांप्रदायिक दंगे हुए हो, वहां हो सकता है कि वहां किसी भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई हुई हो, तो उसके लिए लोग खूब मरे हैं, खूब कत्ल हुए हैं, इसलिए कह दिया गया है कि कश्मीर रक्त में डूब गया। सच में नहीं डूबा, उद्देश्य है उसका बताने का। तो ये लक्षण समझ सकते हैं। बाजार में लाठियां चल रही है, चलना क्या होता है? ऐसे कदम कदम चलते हैं, वो होता है चलना। तो कैसे लाठियां चल रही है? लाठियां तो निर्जीव होती है, वो सजीव थोड़ी है। लाठियां तो सजीव थोड़ी है कि वो चल पड़ी, उसके पैर थोड़ी लगे लाठियों के। लेकिन लाठियां चलना मुहावरा है, लड़ाई होना, बाजार में लड़ाई हो रही है, तो साधारण में बाधा हो गई क्योंकि लाठियां चल नहीं सकती, लाठियों के पैर थोड़ी होते हैं। लेकिन किसी रूढ़ि के आधार पर या प्रयोजन के आधार पर, तो यहाँ रूढ़ि के आधार पर, रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है कि लड़ाई होगी बाजार में, लाठी चल रही का लड़ाई होना मुहावरा है। फिर देखो तीसरा वाक्य, कभी भी आ जाना, हमारे घर सड़क पर ही है। अब यह साधारण अर्थ प्रकट हो ही नहीं रहा, क्यों? दिक्कत हो रही है, घर सड़क पर कैसे हो सकता है? सड़क पर घर होते तो अभी तक तो कोई ना कोई बस ट्रक ट्राला टक्कर दे करके तोड़ फोड़ जाता घरों को, मकानों को। सड़क पर कौन बनाने देगा भाई? सड़क तो आवागमन के लिए, मकान बनाने के लिए थोड़ी सड़क है। कभी भी आ जाना हमारे पर सड़क पर ही है, तो साधारण तो यही है भाई, सड़क पर ही है, सच में ही सड़क पर है। अपने कई बार गांव के अंदर कह देते हैं कि भाई फलाने आदमी को से मिलना था, भाई कहाँ है? तो कई बार लोग कह देते हैं कि वो तो जी कुएं पे रहने लग गए। कुएं पे कैसे रहते हैं? कुएं में गिर गए होंगे फिर तो कुएं पे रहते हैं, अक्सर बोला जाता है ना कुएं पर रहते हैं। तो साधारण तो ये भाई सच में कुएं पर ही मकान बना लिया। अब कुएं पे मकान कैसे बना सकते? वो तो नीचे जाएंगे मकान। तो वही बात है, सड़क पर मकान नहीं हो सकते। कहने का अभिप्राय ये उद्देश्य है कि हमारे घर सड़क के आसपास हो, सड़क पर मकान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार ये बातें भी लक्षण सब शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो आज बस केवल इतना ही अभिधा और लक्षण में हमने अंतर स्पष्ट किया है, और आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा। कल इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।